सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस वगैरह क्लियर है? एक बार वॉइस ओके बता दीजिए, यस या नो। तो लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का ये बैच चल रहा है आपका, और सभी का स्वागत भी है। जो आज से शुरू होगा वो सेकंड पोर्शन भी शुरू होना है, वो ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। और क्योंकि इसके प्रश्न की प्रवृत्ति ज्यादा है और समय भी आपके पास क्या है, कम है। चलो, सभी को आ रही है? राधे राधे सभी को ही। तो थोड़ा सा एक बार एग्जाम के पैटर्न की बात कर लें, और कि हम आपको क्या देंगे और आप एग्जाम में क्या करके आएंगे, ये भी बड़ी एक प्रश्न है। अब जब पेपर होगा तब देखिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप एक बार रीड करेंगे, जितने भी हुए हैं वही नहीं, साथ साथ जो भी आयोग के पेपर जितने भी हो रहे हैं उस पेपर पर एक बार नजर मारिएगा। नजर क्या, इवन दैट उसको जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, तो देखिएगा जितने भी आपके ज्योग्राफी के प्रश्न बने होंगे वो सब के सब क्लास नोट से ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि कितने प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्न ना तो आप निर्धारित कर सकते हैं ना मैं निर्धारित कर सकता। ये आयोग पर निर्भर करता है कि उसका मिजाज क्या है। हो सकता है कभी मिजाज उसका चेंज हो जाता है कि 15 से 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी से पूछ लेता है, और किसी बार होता है कि प्रश्न की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एक मिनिमम रेंज उसका ठीक ठाक रहता है। तो अब हमें पढ़ना कैसे है ज्योग्राफी, तब भी लगता है और आसान भी है। अब अभी तक अगर नहीं पढ़ा होगा तो टफ लगता था, लेकिन अगर अब क्लास पढ़ लेंगे तो चीजें यहीं पर ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। शायद दूसरी बार एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो देखिएगा, और जहां तक उम्मीद है कि वो रिवीजन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो देखिए कि हमें बात करना क्या है, ज्योग्राफी पढ़नी है यानी भूगोल। अब ये ज्योग्राफी को कैसे कैसे पढ़ा जाए, ये बड़ा प्रश्न है। अब देखो, पहली चीज होती है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहीं से ही हमको चलना भी है। फिर दूसरा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और तीसरा देखेगा तो आपके यहां थोड़ा सा इसको अलग ही कर रखा है, वो है आपका उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का भूगोल। अब अलग करने का पीछे तर्क क्या है ये तो आयोग जाने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर इसको आपने ठीक ठाक से पढ़ लिया, मैं यही लिखता हूं बार बार क्लास में कि 100% अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं और यहाँ आपने कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर लिया, तो इस ज्योग्राफी का ये सिवर है। आप खुद देखेगा कि लगभग 70% से ज्यादा सिलेबस ये वाला कवर कर देता है, अपने आप ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। देखिएगा अगर इसको आपने सही से पढ़ लिया तो भारत का कह रहे हैं 70% कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसमें फैक्ट वाले पोर्शन होते हैं वही छूटता है, बाकी कोई छूटने की संभावना रहती नहीं। अगर यहां क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाता है। अब इसको अगर क्लियर कर ले जाते हैं 70%, तो लगभग इसका ही उतना ही परसेंट, 70% से ज्यादा सिलेबस इससे भी ये कवर अप हो जाता है। तो हमारा तरीका भी यही होगा कि तरीका क्या होगा कि यहां से शुरुआत होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और यहां आएंगे, फिर इधर पर हम पॉज ले लेंगे। यहां पर पॉज, इसके अलग ही टीचर इसको डिफाइन करते हैं उत्तराखंड को। हमारा वाला जो पोर्शन रहेगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट लेके छोड़ देंगे, आगे का आप कनेक्ट कर लीजिएगा। प्लस वहां टीचर खुद भी उसको डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो वाला पोर्शन हो। अगर आप इन तीनों को ही जोड़ते हुए प्रश्न देखें, अब ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड को भी इसी ज्योग्राफी में शामिल करिए, कोई अलग से वो देश या वो नहीं है, या अलग कोई प्लैनेट नहीं है, वो अलग ग्रह नहीं है, कहां है, पृथ्वी का ही पार्ट है। जब पृथ्वी का पार्ट है तो डेफिनेटली देखिएगा यहां आपको इसी ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन से ज्यादा यहां दिखेंगे, और यहां देखोगे तो यहां भी 7 से 8 क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, और कभी कभी इधर से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी
ये वाला ज्यादा रहता है, कभी ये वाला ज्यादा रहता है। तो इनको सबको जोड़िए तो देखिए कम से कम 30 प्रश्न आपका निकल रहा है, क्योंकि इसी ज्योग्राफी के बाद हम उत्तराखंड की जगह यहां पर ऐड जो करेंगे वो करेंगे हम पर्यावरण, इन्वायरमेंट। यानी पढ़ने का तरीका क्या है हमारा, देखिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का अलग से टीचर पढ़ा ही रहे हैं, उसको आप खुद कनेक्ट कर ले जाओगे और वहां पढ़ भी रहे हैं। तो हम यहां से छोड़ते हुए इसको सीधे इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। तो इन्वायरमेंट में भी देखिएगा कभी इसके प्रश्न भी ठीक ठाक रेंज में रहते हैं। अब खुद जोड़ेंगे तो ये आपकी रणनीति का पार्ट भी होगा कि हर सब्जेक्ट में महारत नहीं हो सकती है। तो कुछ आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होंगे कि जहां से प्रश्न बार बार जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और आपका वो अच्छा एरिया भी है। अगर यहां से अगर 30 क्वेश्चन अगर आपसे टोटल पूछ लिए जा रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, तो 30 क्वेश्चन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। तो इसी रणनीति के साथ हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सभी को ही गुड मॉर्निंग, सभी का ही स्वागत है। पहली क्लास से ही शुरू कर रहे हैं, बेसिक से, और यहीं से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिएगा। इसमें रटने का कुछ नहीं है। इसको ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अपने आप में जो है पूरा साइंस है, बिल्कुल भी कुछ नहीं रटना है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्या है आगे बढ़ते हुए जाना। फैक्ट पूछेगा तब भी निकाल ले जाओ, कॉन्सेप्ट पूछेगा तब भी आप प्रश्न को क्या कर लेंगे, ट्रिकल कर देंगे। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो हमारी रणनीति यह है कि पहले वर्ड, फिर इंडियन, फिर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब इनके प्रश्न देख लीजिएगा आप कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इस बार आप भी लिखेंगे। तो रणनीति, अभी हम पहली क्लास में हैं, तो रणनीति क्या होगा, डेफिनेटली आप भी आसानी से निकालेंगे। वो बीच बीच में आप जो है आते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार थोड़ा सा सिनेरियो पकड़ लीजिए, फिर देखते हैं कि मेंस भी आप जो है बहुत बेहतर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलो अब हम देखो, वैसे लिख दूं अगर मैं सिलेबस, तो आप मोटा माटा देखोगे तो यहां सबसे पहले आपको पढ़ना होता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी इसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, पहला चैप्टर। अब जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब पृथ्वी की, क्या करें हैं, पृथ्वी की भू आकृति का क्या करना है, आपको अध्ययन करना है। तो अब क्या ये इंडिया इससे अलग है, बात समझ गया। हमने क्या कहा था, जब भू आकृति विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, तो क्या ये अलग चीज आ जाएगी। तो भारत का भी भू आकृति विज्ञान, अब जब भारत की आपने पढ़ ली है तो भारत में ही आपका ये भी है, तो यहां भी हो गया। बात समझ में आ रही हो कनेक्ट के लिए। अब दूसरा, हालांकि भू आकृति लिख दिया है, इसका मतलब ये जो है इतने में नहीं है, इसके अंदर बहुत चीजें हैं, और वही चीजों को यहां कनेक्ट करोगे वही वहां भी कनेक्ट कर लेगा। फिर दूसरा है, ऐसे ही लिखा हुआ देखो, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। क्या लिखा है, जलवायु विज्ञान। अब दुनिया की जलवायु फिर से बात आती है, कोई अलग नहीं है, जहां भी वही होगा। फिर इधर भी आप देखेंगे तो वही है। फिर तीसरा बड़ा चैप्टर जो है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। अब दुनिया के जब समुद्र विज्ञान के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे, तो इंडिया में भी एक आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, तो वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। अब यहां ओशनोग्राफी नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तैथिस सागर था, उस तैथिस सागर में ही कंप्लीट उत्तराखंड है, या जो भी हिमालय वाला क्षेत्र है वो कंप्लीट का कंप्लीट इधर आएगा, तो बात वहां भी बनेगी। अब जब ये चीजें हमने पढ़ ली, समुद्र विज्ञान के बाद यहां आता है विश्व की जलवायु, विश्व की जलवायु, प्रदेश, वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन। अब ये विश्व की जो जलवायु प्रदेश लिख रखा है, वो पोर्शन इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा खासा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इन्वायरमेंट में इसका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहीं पर जब हम वर्ल्ड सॉइल पढ़ेंगे, विश्व की मृदा, तो इंडियन सॉइल अपने आप हो जाएगी। अब ये दिखने में आपको इतना छोटा सा सिलेबस दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं कि जिनसे प्रश्न आपके लगातार पूछे जाते। अगर इस पोर्शन को हमने क्या कहा था, अभी देखिए, अब ये 100% अगर यहां सही से पढ़ ले जाते हैं, तो हमने कहा ना ये 70% हो चुका है इधर, और इधर का 70 हो गया है, तो लगभग इधर का भी 70 कवर अप हो चुका है। मनप्रीत कौर कह रही है, सर ज्योग्राफी टिपिकल लगती है, प्लीज सर गाइड करना इजी वे में। आज तक टिपिकल लगती थी, आज के बाद सबसे हल्का लगेगा और सबसे मजा आ जाएगा इस चैप्टर में।
इतना वादा हम भी करते हैं कि आज तक टिपिकल लगी होगी, लेकिन आज के बाद आप ज्योग्राफी ये नहीं कहेंगे, जब पढ़ लेंगे पूरा तो कहेंगे इससे आसान सब्जेक्ट कोई है भी नहीं। और पूरे के पूरे नंबर देता है, जो अगर हमने 30 प्रश्न कहे तो 30 में से 30 प्रश्न आराम से आते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब ये चीजें था हमारा, यहीं से शुरू करते हैं। तो अब हमारा रणनीति वाला पोर्शन समाप्त। अब हम आ गए आपके सिलेबस की तरफ। अब सिलेबस में देखिएगा पहला जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। वो लिखा नहीं होता है लेकिन हिडन होता है कि बिना अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के तो ज्योग्राफी का कोई महत्व है ही नहीं। अब आपको करना क्या क्या होगा हमारे साथ पढ़ते समय, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो टफ लग रहा है वो आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने तरफ के रिदम में भी जाना पड़ेगा। वो क्या जाना पड़ेगा, एक तो आप अपने साथ ब्लैंक मैप लेंगे, जरूरत पड़ेगी, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे, यहां पर से आप करिएगा ब्लैंक मैप। एक एक्सपोर्ट का कोई मैप ले लेना, 2 मैप अपने साथ साथ रखेगा, जहां पर मैंने इंडिकेट किया वो मैपिंग वाला पोर्शन साथ साथ ही करते जाइएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब इधर हैंड में छोड़ दीजिए। तो अब देखो पहला जो लिखा हुआ है, हमने कहा ये दिखता नहीं है लेकिन होता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, इनकी बात होती है। और यहां से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछेगा। देखिए कैसे प्रश्न यहां से बनते हैं। अब यहां से पहले एक चीज को समझते हैं, अक्षांश को, कि लैटिट्यूड क्या है। अब पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, परिभाषा फिर लिख दूंगा। जैसे हमने क्या ले लिया, आपका अर्थ ले लिया, ये क्या लिया है, पृथ्वी, क्या ली, अर्थ। ठीक, अब यहां क्या करें, अक्षांश की परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर, पहले परिभाषा देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी। अब यहां आ रहा देखो कोणीय दूरी, कोणीय दूरी का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। देखो अक्षांश की परिभाषा आई है, अभी प्रश्न को ध्यान रखेगा, मैं यहीं से ही कह रहा हूं कि यहीं पर कर लेंगे जो करेंगे आप। अब पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की एंगुलर डिस्टेंस, अब हमने क्या ले लिया, देखो ये आपका पॉइंट ले लिया केंद्र, अर्थ लिया, पृथ्वी का क्या लिया, केंद्र। अब केंद्र से एनी वन प्लेस, चाहे कोई भी प्लेस हो, आप कोई प्लेस ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लो, चाहे यहां को ले लो, चाहे यहां को ले लो, कुछ कोई भी है। ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो यहां केंद्र है, क्या है, सेंटर। अब केंद्र से किसी प्लेस, ए प्लेस है या बी प्लेस है या सी है, डी है, जो भी है, ई है, एफ है, जी है। अब यहां से इसकी दूरी, ये वाली कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, यही क्या कहला रहा, आपका अक्षांश कहला रहा है। पहले पढ़ लीजिए, फिर देखिए प्रश्न किस टाइप के इसमें बनते हैं। अभी सिर्फ बात किसकी आ रही है, लैटिट्यूड की, कि लैटिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड का मतलब है पृथ्वी की सतह से किसी भी स्थान की क्या है, कोई दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है, उसको आप क्या कर रहे हैं, अक्षांश कह रहे हैं। अब इसका निर्धारण जो करते हैं हम, अब वैसे समझेगा, अगर इसके हमने निर्धारण की बात आई कि मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, यही फिर से अर्थ लिया हमने। अब ये रखते हैं हम विषुवत रेखा को, यानी विषुवत रेखा का मतलब हुआ इक्वेटर। अब देखो ये विषुवत रेखा से इसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ये तो हमने पॉइंट लिया, अब यहां से ये ए प्लेस था, इसकी डिस्टेंस, अब सेंटर पॉइंट ले लिया, सेंटर में का मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर वाली लाइन। अब एक पॉइंट ये था आपका ए, अब यहां भी तो है पॉइंट ए, तो यानी इन अक्षांशों का जो निर्धारण करेंगे हम कहां से करेंगे, विषुवत रेखा के केंद्र से करेंगे। ये हुई आपकी लाइन 0 डिग्री लाइन, इसको कहा जाता है, देखो 0 डिग्री का एंगल बना विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। अब जो मैप वाला बात था, ये देखो अब मैप आपको करना पड़ेगा
यही देखिए आप, यहां से शुरू हो चुका है, आज का काम आपका शुरू हो जाएगा। कारण क्या है, लिखने को मैं भी लिख दूंगा देश, लेकिन आप सिर्फ फिर वही रटने वाले हैं बस। आप इर्द गिर्द की बात नहीं कर पाओगे कि पूछ क्या रहा है कि कौन से देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं, ये नहीं पूछ रहा अब, क्योंकि उसे भी पता है कि ये रणवी है। अब क्या पूछेगा, कौन से नहीं गुजरते हैं। अगर आपने वही रटा हुआ है तो हो गया। अब आपको खुद ही नहीं पता कि ये देश कहां है, तो कैसे लगाओगे, फिर वहां पर आप प्योर क्या करते हैं, तुक्का ही लगाते हैं, तो तुक्का काम का होगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि इक्वेटर को देख लेना है कि इक्वेटर से कौन कौन से देश गुजर रहे हैं। तो आप देखोगे कि आस पड़ोस के देश भी दिख जाएंगे उसी बहाने। तो आस पड़ोस में देखोगे तो आस पड़ोस में दिखेगा कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें हैं, अब ये जो है विषुवत रेखा, अब यहां देखो निर्धारण की बात आ रही है। तो अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, फिर देखो अभी तक तो हमने बात की थी अक्षांश क्या है। देखो ऐसे पूछता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछना चाह रहा है वो अक्षांश, और आप लगा के आ जाते हो अक्षांश रेखा है। अब उसने अक्षांश पूछा तो हमने क्या कहा कि कोणीय दूरी बताएंगे आप, लेकिन अक्षांश रेखा का मतलब क्या हुआ, समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। इसकी परिभाषा क्या है, समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है काल्पनिक रेखा, तो आप क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। देखिए आप दोनों का अंतर आ गया। जो अक्षांश आपने तय किया था या कोण आपने जो तय किया था, एंगल जो तय किया था, वो तो हुआ आपका, जैसे यहां से हमने क्या कहा, ये डिस्टेंस ए की क्या हो गया, कोण हो गया। अब लेकिन यहां देखिए हर बिंदु आ रहा है, ये पॉइंट है। अब इन पॉइंटों को जो लाइन मिला रही है इमेजिनरी, और उसी को क्या कहते हैं आप, अक्षांश रेखा कहते हैं। दोनों में अंतर आ गया। देखिए अब अक्षांश दूरी है, यहां क्या है कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, और वहां लिखेगा क्या हो, वास्तविक रेखा। प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान रखना है, वैसे परिभाषा है काल्पनिक की, और लिख देगा वहां वास्तविक। वास्तविक नहीं है कि जो है पृथ्वी पे कहीं पे फीता लिया और फीता लेके क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखी है, मान लिया गया है, इमेजिनरी है कि ये यहां से इक्वेटर हो गया, फिर उसके बाद आगे को ये बढ़ते जाते हैं। अब क्या कहा, समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आप क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। अब जिसका देखो ये क्या है, जिसका निर्धारण हमने क्या कहा, इक्वेटर से हो रहा है। अब इक्वेटर के पैरेलल ये देखिए आप, जो ये लाइनें खींची जाएंगी, दिख रही है लाइन है, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव की तरफ को भी और दक्षिण, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका क्या, सदर्न पोल या दक्षिणी ध्रुव के समानांतर जो रेखाएं खींची जा रही हैं वही कहला रही हैं आपकी अब अक्षांश रेखाएं। अब यहां से प्रश्न पूछता है देखो कि कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं यानी ड्रॉ की जा सकती हैं, खींची जा सकती है। पहला प्रश्न तो यही आता है। अब ऑप्शन भी होगा, देखिएगा आप इतना जानते होंगे, ऑप्शन में 181, 180, 179, और ऑप्शन डी है निर्धारित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, देखो कि कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 181, 180, 179 या निर्धारित नहीं की जा सकती। अब अगर देखें तो प्रश्नों में बाद में जाइएगा, पहले यहां देखो, अब 1 डिग्री के अंतराल, ये 0 डिग्री है, अब 1 डिग्री के अंतराल पर ये यहां से नॉर्थ पोल तक देखो ये बिंदु आ रहा है, ये एंगल कितना बन सकता है, 90 डिग्री का। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए। अब चाहे नीचे की तरफ को लीजिए तो यहां भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 ही क्या कर सकते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब कितना हुआ कि 1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री का डिफरेंस ले रखा हमने, तो 90 ऊपर 90 नीचे। अब तो हो गई ये, देखो कितनी हो गई, अब आप देखें 90 90 जोड़े तो 180 आ गया है, तो आप 180 भी लगा सकते हैं।
लेकिन कोई और थोड़ा सा डेप्थ में सोचेगा कि 90 तो ऊपर को है, लेकिन 0 डिग्री वाली को भी तो हमको काउंट करना पड़ेगा, तो 0 डिग्री की एक और ऐड होगी, तो 181 भी है ऑप्शन में, देखिए ये भी हो सकता है। अब यहां से ही प्रश्न शुरू हो रहा है। देखिए, जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ को जा रहे हैं या साउथ पोल की तरफ को जा रहे हैं, देखो जब हम करेंगे, जब मूव करेंगे नॉर्थ पोल की तरफ को एंड साउथ पोल की तरफ को, तो देखिए यहां बिंदु लिखता हूं इस तरफ, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एवं दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है, डिक्रीज। ये साइन बना रखा है मैंने, क्या डिक्रीज, यानी क्या कर रहे हैं, विषुवत रेखा से जब नॉर्थ पोल की तरफ को जा रहे हैं और साउथ पोल की तरफ को जा रहे हैं, तो क्या कहा हमने कि अक्षांश रेखाओं की जो लेंथ है वो क्रमशः क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो सिक्वेंसली, ये देखिए जाते 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 लास्ट में ये 90 डिग्री वाला क्या आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, बिंदु आ रहा है, क्या आ गया, बिंदु। अब यहां भी नीचे वाले में भी बिंदु आ रहा होगा, पॉइंट आ रहा होगा, ऊपर भी नीचे भी। अब बिंदु तो रेखा होती नहीं है, ये पॉइंट को रेखा नहीं मान सकते हैं। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली को ही तो आप रेखा कहेंगे, तो यहां तो बिंदु है ही नहीं, वहां तो लास्ट में एक ही बिंदु बन रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का बिंदु है या ये लाइन है। लाइन तब होगी जब दो पॉइंटों को मिला रही होगी, अब दो पॉइंट तो मिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दो रेखाओं को कम भी करेंगे। देखो ऑप्शन में 179 भी आ गया है। अब बुक आप पढ़ेंगे, मैंने इसलिए तो कहा था आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब देखिए वैसे सोचे 181 भी है, 180 भी है, क्योंकि हमने जो है ध्यान नहीं दिया कि भाई इक्वेटर तो 0 डिग्री है, उसको रेखा मान नहीं रहे थे। 180 भी दिख रहा है, 179 भी दिख गया। अब आ गया कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों हो गया, क्योंकि भैया वहां तो बिंदु है, वो तो लाइन है ही नहीं, 117। और ऑप्शन डी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए ये कह रहा है कि निर्धारित नहीं की जा सकती है अभी। अब प्रश्न निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, आंसर इसका डी है, निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती हैं कि किसी बिंदु से भी नोट पॉइंट हुआ हो, चाहे तो लिख लीजिएगा उसको, किसी भी बिंदु से अक्षांश रेखाओं को निर्धारित किया जा सकता है। अब यहां हमने क्या कहा, जब 1 डिग्री के अंतराल पर खींच रहे हैं, यहां लिख दूं एक पॉइंट, 1 डिग्री के अंतराल पर 90 प्लस 90 प्लस 1 करोगे तो 181 हो सकती है। 1 डिग्री के अंतराल पर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो 90 ऊपर 90 नीचे और 181 आंसर आ जा रहा है। लेकिन ये जरूरी थोड़ा ही है। अब यहां लिखा क्या है, देखो काल्पनिक, इमेजिनरी, वास्तविकता की बात नहीं है, क्या है, इमेजिनरी। ये तो हमने मान रखा 1 डिग्री के अंतराल पर। अब उन्होंने कहा गुरुजी तो आंसर होगा क्या फिर इसका कंफ्यूजन आ रहा है, हो रहा है कंफ्यूजन। अब मेरी मर्जी या आपकी ही मर्जी या किसी अन्य की मर्जी, वो 1 डिग्री का अंतराल नहीं लेना चाह रहा है, वो 1 डिग्री से कम का अंतराल लेना चाह रहा है। वो 0.5 का भी अंतराल तो ले सकता है, इससे खींच ले तो रेखाएं बढ़ जाएंगी, फिक्स है नहीं। अब आप 1 डिग्री ना लीजिए, 5 डिग्री के अंतराल पर खींचिए तो कम हो जाएंगी संख्या। तो इसीलिए आंसर क्या है, निर्धारित नहीं की जा सकती। अब ये निर्भर करेगा कि प्रश्न में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है और उसमें ऑप्शन क्या होते हैं। ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है, ऑप्शनों से ये क्या कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे, बिना ऑप्शन से इसमें आप प्रश्न को सही से नहीं कर पाएंगे। अब निर्धारित नहीं हो और फिर यहां निर्धारित की जगह यहां पर 179 की जगह यहां पर लिख दे 182, तो हिडन है कि 1 डिग्री का अंतराल पूछ रहा है, तो हिडन का मतलब हो गया फिर 181, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, ये नहीं पूछना चाह रहा है इसका मतलब। अब वो किसना क्या पूछना चाह रहा है, 1 डिग्री के अंतराल पर पूछना चाह रहा है, तो ये 182 लिख दिया है, तो निर्धारित वाला नहीं आ रहा है, तो 1 डिग्री में पूछना चाह रहा है, तो 181।
अब फिर प्रश्न में डिफाइन कर देगा कि अगर 90 डिग्री को 90 डिग्री वाली रेखा को क्या कर लें, हम बिंदु मात्र मान लें, यानी क्या मान लें, पॉइंट मान लें, तो कितनी हो सकती हैं आप, तब आपका आंसर आ जाएगा 179, क्योंकि 2 को आप क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे। समझ रहे बात को? जो प्रश्न क्या पूछा गया कि इतना आसान प्रश्न नहीं पूछता है एग्जाम का मतलब होता है कैसे एलिमिनेट किया जाए मैक्सिमम लोगों को बाहर, कम लोगों को अंदर, और इंटेलिजेंस को अंदर लेना है, और जो है रट्टू तोताओं को बाहर करना है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ गए, ये चीज क्लियर हुई। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ो, और बिंदु भी आएंगे इसमें, अभी और हैं। अभी तो हमने कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं या कितनी क्या की जा सकती है। अब देखो एक लाइन आती है, थोड़ा कलरफुल भी कर देते हैं डिजाइन, 23.5 और 23.5 नीचे भी आती है। इसको कहा जाता है कर्क रेखा, कैंसर लाइन, ये है कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा। 23.5। फिर एक आता है 66.5, इसको आर्कटिक व्रत कहते हैं आप, आर्कटिक साइकिल। और यहां भी 66.5, ये होता है आपका अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिका व्रत, ये अंटार्कटिका साइकिल हुई। अब प्रश्न एक बार फिर से भी जो है यहां पूछा जा सकता है कि ये 23.5 ही हमने क्यों लिए, ये 23.5 और 66.5 ही क्यों लिया, और ये 66.5 यहां क्यों लिया। प्रश्न यहां से है। इतना तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि ये है, लेकिन प्रश्न कहां से करे हैं कि हमने 23.5 को कर्क रेखा क्यों कहा, 20 को क्यों नहीं कहा, या 25 को क्यों नहीं कहा, या 30 को क्यों नहीं कहा। तो इसके पीछे का तर्क क्या होता है, आगे पढ़ोगे भी तो इसका मतलब होता है जो सूर्य की किरणें हैं, एक तो इक्वेटर पर पड़ेंगी लंबवत, यानी सूर्य का अधिकतम उत्तरायण 23.5 तक हो सकता है, और दक्षिणायन भी 23.5 तक हो सकता है बस। यानी सूर्य की किरणें लंबवत जो मैक्सिमम पड़ सकती हैं कर्क रेखा तक या मकर रेखा तक। इन्हीं अक्षांशों के बीच में क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन, इसीलिए 23.5 को ही पिकअप किया गया है। फिर 66.5 को क्यों पिकअप किया गया है, ये देखो कि जो आर्कटिक साइकिल कह रहे हैं या अंटार्कटिक साइकिल कह रहे हैं, तो वो क्यों हुआ। यहां से क्या होता है कि सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, टिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। टिल्ड का मतलब होता है तिरछा। जब इनके तिरछापन में वृद्धि हो जाती है तो इसलिए 66.5 को लिया जा रहा है। अब फिर से आपका काम क्या है, फिर से देख लेंगे कि ये 23.5 कर्क रेखा और ये 23.5 मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन एंड कैंसर लाइन। फिर से इसको मैप में देखिएगा, कल इस मैप से हम आपने देखेंगे कि प्रश्न में लिखेंगे कि कौन सा देश गुजर रहा है या कौन सा नहीं गुजर रहा है, तो पता चल जाएगा कि आपने मैपिंग की या नहीं की। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा कि किस किस को हमें यहां देखना है। अब कुछ बिंदु तो यह है। अब अगले बिंदु देखिए, यही अक्षांश के बारे में ही। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, ये बिंदु भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अर्थ लिया आपका भी, सॉरी, ये आपका क्या था, अर्थ, ये हमने क्या लिया, इक्वेटर, है ना। अब ये इक्वेटर के साथ ही ऐसे हम जो लाइनें खींच रहे हैं, यही तो कहला रही हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। देखिए अब ये हमने क्या कहा, सर्कुलर होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, क्योंकि यहां पर 3D इमेज आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट ऐसे करके जाएगी। क्या होती हैं, क्या होंगी, वृत्ताकार। अब अगला पॉइंट, 1 डिग्री के अंतराल पर 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो होती है 111.16 किलोमीटर। ये नहीं पूछेगा, ये विवाद वाला रहता है 16 किलोमीटर। ये इसलिए विवाद रहता है कि किसी ने नापा नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लिया है कि कहीं पर 111 आपको 19 दिख जाएगा, कहीं वो अप्रोप्रिएट 111.16 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 0 डिग्री की लाइन ली और 0 डिग्री से 1 डिग्री का ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इनके मध्य की जो दूरी है ये क्या होती है आपका 111.16 किलोमीटर। अब यहीं से देखिए
इंडियन ज्योग्राफी का भी और अन्य जहां भी स्टेट का पढ़े, डिस्ट्रिक्ट का पढ़े, जो भी ज्योग्राफी पढ़े। अब आपको अक्षांशीय विस्तार अगर उसका पता है तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार कितना है, तो सीधे सीधे से इससे इंटू कर दीजिए। जितने अक्षांश आ रहे हैं 111.16 से इंटू करेंगे तो उसकी जो है उत्तर दक्षिण दूरी निकल जाएगी। समझ रहे हैं अब फिर अगला पॉइंट, अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है, जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, जोन। जैसे आप आगे पढ़ोगे उष्ण कटिबंध क्या है, उपोष्ण क्या है, शीतोष्ण क्या है, समशीतोष्ण क्या है, या शीत कटिबंध क्या है। तो इन दोनों के बीच के ही यही वाला जो क्षेत्र कह रहे हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश से रिलेटेड ये कुछ थे। अभी इन दोनों के बाद देशांतर पढ़ते हैं, फिर इन दोनों से देखते हैं कि दोनों का कंबाइंड होकर कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अक्षांश रेखाएं क्लियर होगी सबकी? ब्लैंक मैप का मतलब हुआ खाली मैप। खाली मैप का मतलब देखिएगा, आप दुकान वाले से कहना कि ब्लैंक मैप दीजिए, वो आपको दे देगा, तो उसमें जो है कुछ भरा नहीं होगा, खाली होंगे तो आपको वहां पर भरना होता है। अब बताइए यहां तक मामला क्लियर है? ओके। अब दूसरा मामला देखो, क्या है मामला? अब है देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब ये क्या है? देखो ये अर्थ है, अब यहां है नॉर्थ पोल, और ये है आपका सदर्न पोल या साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब यहां से एक लाइन हमने खींची थी 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री की लाइन को आपने कहा था इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब इस इक्वेटर ने क्या किया था कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया, यानी उत्तर और दक्षिण। तो इसी लाइन से ही तय होता है कि ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी लाइन से डिसाइडेड होगा दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। किसने किया? ये इक्वेटर ने। अब सेम चीज क्या है? देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अगर इसकी परिभाषा बात करें तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये भी काल्पनिक है, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा को आप क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। अब इसका निर्धारण भी मान लेते हैं कि 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री जो है इंग्लैंड में ग्रीनविच है जगह, वहां से गुजरती है। यहां से मान्यता रही है कि इस ग्रीनविच से आधा वर्ड इस तरफ है और आधा वर्ड इस तरफ है। इसमें भी देखेंगे अभी कि क्वेश्चन को कुछ घुमा देगा कि जरूरी नहीं था कि वही मिडिल में होगा, मिडिल में किसी को भी रख सकते थे। लेकिन जब आप देखोगे, हालांकि इस लेवल में आप नहीं पढ़ते हैं, अभी जब मेन सेंस ऑफ पढ़ेंगे कभी अपर में, तो वहां इनमें बात होती है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी तो मिडिल हो सकता था डेफिनेटली, कोई भी देशांतर रेखा मिडिल हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ज्योग्राफी का आप डेवलपमेंट देखते हैं कि विकास की जो गाथा थी, हालांकि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, भारत से ही, आर्यभट्ट वगैरह ये जो है पहले ही, बारामीर वगैरह सब थे सब। लेकिन ये जो है उस समय की जो भाषाएं हमारे थी वो संस्कृत, पाली, प्राकृत वो वाली रहती थी, तो उस पर लिखते थे। अब वो भाषाएं दुनिया में कहीं प्रचलित थी नहीं, तो उनके समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ ट्रांसलेटर आए जो उसको जो है ट्रांसलेट करते हैं, तो इनने अरब के साथ ट्रेड शुरू किया। देखिएगा भारत ने पहले किसके साथ हुआ? अरब के साथ, वो भी लैंड वाला जो ट्रेड करते थे। तो अरब वाले इधर आए और ये वाले भी उधर जाते थे। तो यहाँ क्या हो रहा है? संस्कृतियों का आदान प्रदान, यानी कुछ अरब की सीख हम सीख रहे हैं और कुछ हमारी चीजें वो सीख रहे हैं, और उनको ही सीखने की जरूरत थी, हमें सीखने की जरूरत नहीं थी। ये रियलिटी आप भी जानते हैं।
तो यहां से इनने क्या किया कि जितने भी संस्कृत संस्कृत या प्राकृत या इनके ग्रंथ थे, इनको ये अपने यहां ले गए, ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में लिख दिया, तो उसको इनने ज्योग्राफी कह दिया। ये रियलिटीज है, इसमें छुपा नहीं है। हालांकि उन्हें बाद में अपना जोड़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन ये हुआ। फिर उसके बाद क्या करा कि अंग्रेज भी आ गए, ये इंग्लिश बोलने वाले, ये भी संपर्क में आए, ये भी जो है ट्रेड रेड करना शुरू हुआ है। तो इनने अरब के माध्यम से वहां ट्रांसलेट होता, कुछ दुनिया करके आपने पढ़ा भी होगा, जहां पुस्तकालय का भंडार था वहां रखा जाते थे, वहां से वो वहां ले गए और वहां लिख दिया इनने इंग्लिश में। क्या लिख दिया? इंग्लिश में। और इंग्लिश भाषा को दुनिया में थोप दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ भाषा ये है। अब थोपा क्यों? क्योंकि उस समय जो अंपायर था, या तो फ्रांसीसी उपनिवेश थे या आपके ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए उसने इंग्लिश को क्या किया कि दुनिया में जो है सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में किया, लेकिन है नहीं। इंग्लिश की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर में धरती आसमान का अंतर है, और संस्कृत की ग्रामर तो उससे भी आगे की बात होती है। जो यहाँ बोला जाएगा वही लिखा भी जाता है। इंग्लिश में देखोगे कि बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ अलग जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दूं, देखो BUT बट कहते हैं, अब यहीं पर ही PUT, ये क्या होना चाहिए? अब इसको पुट कहते हैं। जब BUT बट हो सकता है तो PUT पट होना चाहिए, पुट क्यों हुआ? ये चीज थी। अब जब इनने हमने क्या कहा कि साम्राज्य जो है अपना स्थापित किया, तो अपनी भाषा को भी थोपा, तो अपने ही भूगोल जो लिखा तो उसमें अपने आप को श्रेष्ठ में रख लिया इनने। और श्रेष्ठ में क्या रख लिया? उन्होंने कहा दुनिया का निर्धारण कहां से होगा? इंग्लैंड से होगा, कि इंग्लैंड जो है मिडिल में है, और इंग्लैंड के इधर वाले पूर्वी हो गए, इधर वाले पश्चिमी हो गए। अब वो लिखा गया वही पढ़ा जाता है। लेकिन अभी आप देखोगे कि जब हम समय का निर्धारण देख रहे होंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये सेंटर में कोई भी नहीं। भारत भी सेंटर में हो सकता है, क्योंकि गोला है, गोले में तो कोई सी भी लाइन सेंटर कर लीजिए, उसका आधा आधा इधर हो जाएगा। तो वो कारण था इसका, कि इसलिए कह रहे हैं कि इसका निर्धारण कहां से कर रहे हैं आप? ग्रीनविच से। अब इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, और समय का निर्धारण भी इसी से करते हैं, जबकि हम कर किसी से भी सकते थे। अब से समझ में आई? तो इस 0 डिग्री ने क्या किया? अब ये भी 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसने भी वो इस काम किया है जो 0 डिग्री कर रही थी। इसने क्या कर दिया? इसके इधर को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ को इसको कह दिया आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहा? पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। किसने? ग्रीनविच रेखा से। अब इसके जो समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी, यही लाइनें कहलाएंगी आपकी, अब क्या? देशांतर रेखाएं। देखो यहां पर आ जा रही है, यानी ग्रीनविच के समानांतर जो रेखाएं खींची जा रही हैं, वो कितनी खींची जा रही हैं? वो हो सकती हैं 180, 360 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है, और 180 इधर, यानी इस 0 डिग्री से 180 इधर, 180 इधर हो सकती है। अब आप कहेंगे 180 180 प्लस 0, तो ये तो होनी चाहिए 361 रेखाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अब जब आप देख रहे हैं, अभी आप देखते हैं वॉल मैप। एक वॉल मैप होता है जो दीवार में लगा होता है। अब वॉल मैप को आप क्या करते हैं? ऐसे फ्लैट में देखते हैं, ऐसा खुला रहता है। जब आप 180 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वॉल मैप में आप इस टाइप का डायग्राम देखते हैं। देखिए ये 0 डिग्री, फिर यहां से 1 2 3 4 ऐसे करके 180 हो जा रही है। और ऐसे यहां को भी देखोगे तो ये भी आपकी कितनी हो रही है? 180 हो रही है। यानी 0 डिग्री से ईस्ट में और वेस्ट में कितना? 180 खींच सकते हैं। अब देखिए कहां है वॉल मैप। जब एक्चुअल मैप में आएंगे तो देखिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। हो क्या रहा है? देखो यहाँ ये एक ही बिंदु से निकल रही है सब की सब, और यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अलग अलग पॉइंटों से निकल के आ रही हैं। तो यही तो यहीं पर है कि आगे देखोगे कि गलतियां ये हो जा रही। अब जब इसको इसी वॉल मैप को आप क्या करिए कि कोई पेज है यहाँ, हाँ ये है, देखो अब ये ऐसे करके हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके हमने क्या कहा? सेंटर में आधा ले लीजिए, ये 180 ये 180। लेकिन क्या पृथ्वी ऐसे चपाट है? पृथ्वी तो ऐसे है। लो अब इसको आप फोल्ड कर दीजिए ऐसे, ये फोल्ड कर दिया। अब देखोगे तो ये फोल्ड होने के बाद 180 डिग्री एक ही पास आ गई। ये दिख रहे हैं ना? 180 डिग्री वाली लाइन क्या होगी? एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। इसको 0 मान लीजिए आपने। अब इसको 0 माना, इसका आधा इधर कह रहे हैं, आधा इधर कह दे रहे हैं, ये तो कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको क्यों मिडिल मान लो, इसको रख लेते हैं भारत वाले को। इससे भी तो आधा इधर हो सकता है, आधा इधर हो सकता था। नहीं हो सकता था? डेफिनेटली हो सकता था।
वो तो विट्रिस डोमिनेंस था, तब हमने क्या कहा कि इस लाइन को सेंटर मान लिया गया। सेंटर तो इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं, सेंटर इसको मान लीजिए, इसका आधा इधर होगा आधा इधर, यहां मान लीजिए उसका आधा इधर आधा इधर हो सकता है। तो यही चीज यहां पर क्या आ रही है प्रश्न कि समस्या 180 वाला नहीं है, ये कोई विवाद नहीं है, 360 से कोई बड़ा एंगल नहीं होता, इससे ज्यादा नापना होता है एंगल अलग होते हैं। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होंगी, 361 ना होते हुए 360 ही होंगी। इसका कारण हमने आपको बता दिया। आप कहोगे कि 0 डिग्री वाला भी तो था मामला, वो 0 डिग्री का मामला हमने स्पष्ट कर दिया कि ये 180 वाला एक ही तरफ आएगा। अब यहां कुछ बिंदु को देखिए, अगले में लिखते हैं छोटे डायग्राम के माध्यम से। 0 डिग्री ये वाली लाइनें खींच ली अब जी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझो। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, सेमी सर्कुलर होती है। अर्धवृत्ताकार का मतलब अभी हमने दिखाया था कि आधी, पूरा कंप्लीट ऐसा नहीं होगा, एक बस ऐसे, चाहे इधर को चाहे इधर करिए, चाहे इधर करिए, बॉल ले लीजिए, इसको पॉइंट मान लीजिए, यहां खींचोगे ये, यहां खींचोगे ये, तो इसका मतलब क्या है, ये अर्धवृत्ताकार है। दूसरा, देशांतर रेखाओं की लंबाई, लेंथ समान होती है। देख रहे हैं ना, ये जो भी लाइनें हैं, अब चाहे ये इधर आए, फिर से कह रहे हैं चाहे ये इधर जाए, तो इनकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, आपकी समान होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिएगा, अब हमने क्या था, पहले इसको पढ़ लीजिए, दोनों का कंबाइंड प्रश्न आएगा, उल्टा लिखेगा वहां पर। उल्टा क्या लिखेगा कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, देशांतर रेखाओं की लंबाई पोल की ओर जाने पर क्रमशः कमी आनी शुरू हो जाती है। स्टेटमेंट उल्टा है, जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या हो रहा है आपका कि पोल की तरफ को जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है, और ये क्या हो रही है से। लेकिन यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है, लेकिन बीच की दूरी में ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः, सीक्वेंसली देखिए, आप फिर से शब्द आ रहा है क्या, क्रमशः क्या होती है, कमी आती है। और लास्ट में क्या हो रहा है, एक बिंदु में ही मिल जा रही है, यानी देशांतर रेखाएं क्या हो रही, एक बिंदु से ही निकल रही है। जबकि वॉल मैप में आपको, अभी हमने यहां दिखाया कि वॉल मैप में आपको दिख रहा है कि सेपरेट बिंदु से निकल रही है, तो ऐसे नहीं। अभी देखिएगा क्षेत्रफल का आएगा इस पर लेना देना कि इनका महत्व क्या है करके। निकल एक बिंदु से रही थी ऐसे, लेकिन जब वॉल मैप हम फैला दे रहे हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहां क्या कहा हमने, पॉइंट को ध्यान रखेगा, लेकिन बीच की दूरी कहां, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो रही है, क्रमशः कमी आ रही है। जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या हो रहा है कि अक्षांश, जबकि यहां लिख देता हूं, इसी बिंदु में ऐड कर लीजिएगा, जबकि अक्षांश रेखाओं में बीच की दूरी समान होती है, लंबाई में क्रमशः कमी आती है, लंबाई में क्रमशः कमी आती है। ये अब यहीं से आएगा प्रश्न, 4 फैक्टर हट के काम नहीं बनेगा, प्रश्न की लेंथ बढ़ रही है। अब देखो यहां क्या है, अगर हम अक्षांश की बात करें, देखिए अक्षांश ये है, 0 डिग्री से पैरेलल खींच रहे थे आप, देखो जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जा रहे थे तो ये एक बिंदु में जा रहे थे, लेकिन बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 1 डिग्री के अंतराल पर लीजिए आप, 0.5 से अंतराल लीजिए या 5 के लेंगे, तो दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो ऊपर की तरफ को जा रहे हो आप ऐसे, तो देखिए लंबाई क्या हो रही है, ये कम हो रही है, और बीच की दूरी, लेकिन यहां क्या हो रहा है, देखो लंबाई समान है। जैसे ही हम यहां से देखिए इक्वेटर से पोल की तरफ को जा रहे हैं, तो बीच की दूरी देखिए धीरे धीरे कम होते होते एक बिंदु पर मिल जा रही है। तो ये था देशांतर रेखाएं, वो है अक्षांश। अब इसी 0 डिग्री लाइन को, आज काम आपका ज्यादा है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी जाके तो होगा, एग्जाम निकलेगा। ग्रीनविच रेखा का भी आपको देश देख लेने हैं कि कितने देशों से गुजर रही है और कौन कौन से देश आ रहे हैं, और इस ग्रीनविच के इर्द गिर्द भी देख लीजिएगा, इधर कौन है इधर कौन है, ऐसे करके मैपिंग में प्रश्न पूछ लेता है।
तो अब यहां तक बात क्लियर हुई, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिए, फिर ये पुनः हम पृथ्वी ले रहे हैं, ये 0 डिग्री हुई। अब इसके जो समानांतर रेखाएं खींची जा रही हैं, ये है आपका अक्षांश रेखाएं। जीरो डिग्री के, ठीक है। अब दूसरी लाइन भी खींच रहे हैं, ये देखो, ये वाली लाइन थी आपकी 0 डिग्री, ये इक्वेटर था, विषुवत रेखा, और ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये है आपकी ग्रीनविच रेखा। अब इसके समानांतर जो रेखाएं खींच रहे हैं, ये वाली क्या हो रही है, देशांतर रेखाएं। दिख रही है चीजें, ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का ट्रैप बन चुका है, जाल बन चुका है। अब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं आप, प्रक्षेप जाल कहते हैं। लिख दो यहां, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को, ट्रैप जाल को क्या कहेंगे, प्रक्षेप जाल। अब इस प्रक्षेप जाल के आधार पर ही इनको जो पढ़ा हमने, किसी देश का क्या किया जाएगा, मानचित्र, मैप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मैप। दूसरा इसका इंपोर्टेंट, किसी देश का समय एवं दिनांक, जिसको आप डेट कह रहे हैं, डेट का निर्धारण होता है। टाइम एंड डेट भी किससे निर्धारित होंगे आपकी, इन्हीं देशांतर रेखाओं से। फिर किसी देश की या स्थान, जो भी लीजिए आप, किसी देश की स्थिति का मतलब हुआ यहां लोकेशन। लोकेशन भी इसी से तय होगी कि वह देश या वह राज्य, वह जिला, वह गांव, बात समझिएगा, कोई भी हो, चाहे देश हो, वर्ल्ड हो, जिला हो, गांव हो, राज्य, उसकी स्थिति का लोकेशन कहां पर है, वो भी कौन तय करेगा, यही अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ही तय करेगी। अब जैसे ये यहां पर भारत की स्थिति यहां है, अब आपसे पूछे कि वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति कहां है, आता है ना, वो फैक्चुअल वगैरह देखते होगे और रटे जाते हो, और रटना क्या है, देख लो इक्वेटर से कहां है और ग्रीनविच से कहां है, वैसे ही प्रश्न हो गया। अब उसको कोई जबरदस्ती रटा जाना है क्या, क्या है, रटंत विद्या फलंत नहीं, सुना है ना, नहीं फलेगा, कॉन्सेप्ट बन गया है, तो सीधे सीधे से लगा दोगे। देखो भाई, अब इक्वेटर से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच से ईस्ट में है, तो कहां हो गया, भारत की स्थिति कहां हुई वर्ल्ड मैप में के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से उत्तर में है और ग्रीनविच से ईस्ट में। अब इसी में इंडिया आ गया, तो इंडिया में से डिस्ट्रिक्ट पूछ ले आपसे, या राज्य पूछ ले, तो राज्य भी देख लीजिए कहां है, कोई अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है इसका, हमने क्या कहा, स्थिति। फिर दूसरा डेट एंड टाइम, फिर मानचित्र कि कितना उसका अक्षांशीय विस्तार है और कितना उसका क्या है, देशांतरी विस्तार है, वो भी कौन तय करेगा, यही तय करते हैं। फिर ये जो किसी देश का मैप बनता है, तो मानचित्र किस पर आधारित होते हैं, ये भी पूछा गया है पिछले बार क्वेश्चन। तो ये होता है मर्केटर पर, मर्केटर प्रक्षेप पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। ये तो इसको हम कह रहे हैं प्रक्षेप जाल, और जिससे मानचित्र बनाए जाते हैं ये मर्केटर ने स्टार्ट किया था, तो इसी का नाम से कहते हैं मर्केटर प्रक्षेप पर जो है किसी देश का क्या बनाया जाएगा, मानचित्र बनाए जाते हैं। लेकिन इस मर्केटर प्रक्षेप में देखें, एक बिंदु आता है, देखो इसमें यह है, इसमें हम विषुवत रेखा से अगर इक्वेटर की तरफ को जा रहे हैं, यानी हम ना इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ को जाएंगे, तो आकृति तो शुद्ध होती है,
लेकिन क्षेत्रफल अशुद्ध होता है, एरिया। यही स्टेटमेंट में पूछ ले। लिख देता हूं मैं यहां पर इस मर्करी के बारे में। जो हम क्या करेंगे, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, दोनों लिख दिया मैंने, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर आकृति तो शुद्ध होती है, आकृति शुद्ध यानी साइज उसका प्योर है, लेकिन क्षेत्रफल अशुद्ध होता है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, अशुद्ध होता है। आगे बात गुरुजी समझ में, ये वाला पॉइंट। विषुवत रेखा से हमने क्या कहा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ को जाएंगे तो क्या करें हैं, आकृति शुद्ध होती है लेकिन क्षेत्रफल अशुद्ध होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई होगी, आएगी। अब देखिए, अब कैसे आएगी देखना पड़ेगा। इसी में देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। देखो अब यहां इस पोर्शन में ऐसे में रसिया है, क्या है आपका, रूस है ना। अब अगर आप वैसे जो वॉल मैप को खोलोगे तो वॉल मैप में देखिएगा कि रूस, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का आधा पोर्शन यही है बड़ा। ये तय है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस ही है, लेकिन जितना बड़ा उसको दिखा दिया जाता है उतना बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब ये जो है, हमने क्या कहा, हम देख रहे होते हैं वॉल मैप पर। वॉल मैप में आप इसको खोल दीजिए, कहां गया, यहां देखो 0 डिग्री, अभी आपने देखा था 180 डिग्री ये है, और 180 डिग्री इधर भी है। अब यहां से लेकर ऐसा लगता है रसिया पूरा का पूरा ये है। अब देखो, जबकि ये लाइनें ऐसी आनी चाहिए थी, ये देखो, और ये हम कैसे खींच रहे हैं वॉल मैप में, ऐसे, जबकि वो है कहां, यहां। जब हमने इस बॉल को क्या कर दिया, ऐसे, ऐसे था तो छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसे था तो ओपन करा तो देखिए क्षेत्रफल बड़ा दिखाई दे रहा है। आकृति सेम है, आकृति जैसा होगा वैसे ही होगा। यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जाओगे तो इसका मतलब है आकृति तो सही है, लेकिन क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल से बड़ा दिखाई देता है, जबकि वो क्या है, छोटा है। और इक्वेटर की तरफ को आओगे तो आकृति तो शुद्ध होगी लेकिन क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर पर देखेंगे तो ये लाइनें दो ही आ रही हैं, देखो। जबकि भारत का विस्तार देखेंगे, जितना छोटा दिखाई जा रहा है, 2 लाइन में सिमट जा रहा है, लेकिन होगा बड़ा, क्योंकि यहां पर इक्वेटर पर कोई समस्या नहीं आ रही है। इक्वेटर पर क्या हो रहा है, देखो, ये देखो, दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है, लेकिन यहां जा रहे हो तो ये इतने देशांतर रेखाओं से घिर जा रहा है। अब यहीं पर प्रश्न पूछता है अगला, देखिए ट्रम्प अब आया। अगर लोअर के साथ अगर आप अपर भी देंगे या अदर स्टेट के भी देंगे तो प्रश्न यहां से उठा के और लेंथ बढ़ाने के लिए, लेंथ ये उठेगा क्या, इसी भारत को। अब भारत नहीं देगा वहां पर, ये ध्यान रखेगा। कभी मैंने बार बार कहा है, मैप करना पड़ेगा, ग्रीनविच में देखने पड़ेंगे कौन से देश है, इक्वेटर में भी देखना पड़ेगा, कैंसर लाइन में भी देखिए, और कैप्रिकॉन में भी देखिए कौन कौन से हैं। अब उठा के पूछ दे मैक्सिको, मैक्सिको को अगर हम उत्तरी ध्रुव पर रखते हैं, प्रश्न क्या आ रहा है, मैक्सिको को अगर हम नॉर्थ पोल में रख दें तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बताइए, पड़ेगा कुछ? और उन्होंने कहा गुरुजी पढ़ा तो था, प्रश्न ये क्या पूछ दिया? कुछ नहीं पूछा, लॉजिक है। अक्षांश देशांतर रेखाओं को अगर आसानी से पढ़ रखा है। अब मैक्सिको पहले तो पता होना चाहिए, मैक्सिको है कहां पर, तो देखेंगे कर्क रेखा के यहां पर है। अब यहां से उसको कह रहे हैं कि यहां उठा देंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। अक्षांश रेखाओं पर तो वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। या रशिया को उठा के ये पूछ दे कि कहां लाए, इक्वेटर पर लाए, तो क्या होगा, देशांतर रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, अक्षांश वही रहेंगे। ये था लॉजिक। लॉजिक क्या करें, जब आप इक्वेटर से ऊपर ले जाओगे तो देशांतर रेखाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां पास पास हो जा रही, क्रमशः बीच की दूरी में कमी। जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उत्तर उठाइए, चाहे दक्षिण उठाइए, चाहे पूरब उठाइए, चाहे उसको पश्चिम उठाइए। अब भारत को पूछेगा तो देखो, भारत का जितना अक्षांशीय विस्तार था वो तो सेम ही रहेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या हो जाएंगी, संख्या बढ़ जाएंगी, जितना नहीं थी। तो इसलिए हमने क्या कहा, जिस रूस को आप इतना बड़ा देखते हैं,
उतना बड़ा रूस नहीं है। ये था आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे, ये डिस्कस कर लिया।